तो सेमीकंडक्टर के अंदर अपन आज पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, एक बार मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये 3 टर्मिनल डिवाइसेस होते हैं या इसमें 2 पीएन जंक्शन होते हैं। तो ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, याद है आपको? इट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस which is formed when a thin layer of one type of extrinsic semiconductor is sandwiched between two thick layers of other two extrinsic semiconductor। मतलब एक थिन लेयर होता है पी एन का, उसको दो एक्सट्रिंसिक के बीच में सैंडविच किया जाता है। हर ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ पुराना वाला, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर, है ना। हर में 3 टर्मिनल होते हैं। इमिटर क्या होता है? इट इज द लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर। इट इज द इट इमिट्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टुवर्ड द बेस, है ना। ये चार्ज कैरियर का सप्लायर होता था इमिटर, जो चार्ज कैरियर देगा। ये हाई हेवीली डोप्ड होता है, इसकी डोपिंग बहुत ज़्यादा, मतलब इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा, और मीडियम इन साइज। बेस क्या होता है? इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर which is switch sandwiched by emitter and collector, and it is lightly doped and very thin in size। और तीसरा क्या होता है? कलेक्टर। इट इज राइट पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर which collect the majority current emitted by the emitter। इट हैज लार्ज साइज एंड मॉडरेटली डोप्ड। मतलब काम की बात है कि 3 पोर्शन है, इमिटर, बेस, कलेक्टर। सबसे लेफ्ट वाला होता है इमिटर, जो हेवीली डोप्ड होता है, जो चार्ज पार्टिकल सप्लाई करता है। कुछ चार्ज पार्टिकल बेस में जाते हैं और बाकी जो बच जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? कलेक्टर में। इसके अकॉर्डिंग ही 2 पीएन जंक्शन होते हैं, एक होता है इमिटर बेस जंक्शन, एक होता है बेस कलेक्टर जंक्शन, है ना। फिर लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ, मैं ये भी मैंने आपको बताया था कि जो कलेक्टर रीजन होता है इसको फिजिकली लार्जर बनाया जाता है, क्योंकि इसमें पावर का डिसिपेशन होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर चार्ज के इसको कलेक्ट कर रहा होता है। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है ट्रांजिस्टर के बारे में। इसके अकॉर्डिंग बात मैं आपको बताऊं तो ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग होती है, देखो ये 2 पीएन जंक्शन है। दिस इज इमिटर बेस जंक्शन, जेईबी, एंड इट इज बेस कलेक्टर जंक्शन, है ना। 2 पीएन जंक्शन है। तो ट्रांजिस्टर को जब यूज किया जाता है तो इन्हीं जंक्शनों की अलग अलग बायसिंग की जाती है ना। तो 4 टाइप के वर्किंग मोड इसके देखे जाते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग मोड जो इसका है ये हमें याद रखना है सबसे पहले तो, दिस इज एक्टिव मोड। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ट्रांजिस्टर सबसे पहले इसीलिए बनाया गया था। तो जब ट्रांजिस्टर वर्किंग मोड में होता है तो इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया जाता है। दिस इज इमिटर बेस जंक्शन, इसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है, और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड, इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। और फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है ये अपन जानते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब जो पी साइड होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा और एन साइड जो होगा वो लो पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। दूसरा, कई बार इनवर्स एक्टिव मोड होता है। इनवर्स एक्टिव मतलब इमिटर बेस जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, और बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है, इसको बोलते हैं इनवर्स एक्टिव रीजन। तीसरा है, दूसरा वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा और चौथा जो है ना, दीज आर कट ऑफ रीजन्स, एंड इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है। ये रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, एक्टिव का उल्टा, है ना। कट ऑफ जंक मोड और सैचुरेशन मोड। जो कट ऑफ मोड होता है उसमें इमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है, बेस कलेक्टर जंक्शन भी रिवर्स बायस होता है, और जो सैचुरेशन मोड होता है इसमें इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस होता है। दोनों जंक्शन इसके अंदर
फॉरवर्ड बायस रहते हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेशन मोड। जो पहला है एक्टिव मोड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्टिव मोड, एक्टिव मोड है ना। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एम्पलीफायर इन दिस मोड। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इन दिस मोड, इसी मोड में सबसे पहले के लिए सबसे पहले ट्रांजिस्टर को बनाया गया था। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एम्पलीफायर इन this mode, that is when emitter base junction is forward biased and base collector junction is reverse biased। and ये जो कट ऑफ मोड है, कट ऑफ मोड एंड सैचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड एंड सैचुरेशन मोड, इसके अंदर ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज स्विच। ये ट्रांजिस्टर के यूजेस हैं, मतलब ये पर नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज करते हैं। बट ये बात अपने को याद रखनी है कि जब एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर होता है, जो अपन जो भी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह स्टडी करेंगे मोस्टली इसके एक्टिव मोड के लिए स्टडी करेंगे। तो जब ये एक्टिव मोड में होता है तो इसका सबसे ज़्यादा यूज है, सबसे पहले ट्रांजिस्टर बनाया भी इसीलिए गया था। तो मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एक्टिव मोड मतलब इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। और हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है लो रेजिस्टेंस। क्या होता है? लो रेजिस्टेंस। और बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस मतलब हाई रेजिस्टेंस। दिस इज द नॉर्मल वर्किंग मोड ऑफ अ ट्रांजिस्टर। फिर इसके दो टाइप होते हैं, आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल्स। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एमिटर बेस कलेक्टर। मैंने ये साइज जो बनाई है ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, इसकी साइज ज़्यादा होती है कलेक्टर की, है ना। वैसे एमिटर बेस और कलेक्टर, है ना। एरो का साइन कहाँ से कहाँ होता है? एरो का साइन इमिटर बेस जंक्शन पे करंट की डायरेक्शन में होता है। इमिटर चार्ज कैरियर सप्लाई कर रहा होता है, तो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो वो होल सप्लाई करेगा, तो करंट इमिटर से बेस होगा। और अगर वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो वो नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो बेस से इमिटर होगी, है ना। तो ये इनके सिंबल हैं, सिंबल देख के अपन पहचान सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। साइज यहाँ डायग्राम में बहुत सही नहीं दिखाए होंगे, एक्चुअली में साइज ऐसा बनना चाहिए, साइज ऐसा बनना चाहिए। दिस इज एन पी एन, है ना। रफली ऐसा डायग्राम आपको दिख जाता है और एग्जैक्ट डायग्राम में कलेक्टर का साइज थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, है ना। और अभी अपन एक्टिव मोड में ही इनकी वर्किंग देख रहे हैं। एक्टिव मोड का मतलब इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करके और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड। एक्टिव मोड का क्या मतलब? इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस। बेटा मैं बहुत बार ये बात बोल रहा हूँ, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा, है ना। एक्टिव मोड का मतलब, ध्यान से देखिए, इमिटर बेस जंक्शन, ये एन पी एन, दिस इज इमिटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, है ना। फॉरवर्ड बायस का मतलब एन साइड को नेगेटिव से लगाएंगे, पी साइड को पॉजिटिव से लगाएंगे। ध्यान से देखिए, ये बैटरी एन साइड को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया है, पी साइड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया, और इस बैटरी का नाम दिया है VEE। VEE कौन सी बैटरी है? जो इमिटर साइड में लगी है। वैसे ही बेस कलेक्टर जंक्शन, ये जंक्शन जो है इसको रिवर्स बाइस करना है, मतलब जो एन साइड होगा उधर की तरफ हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे, और जो पी साइड होगा उधर की तरफ हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे, ठीक है। एक्चुअली में ना इसको यहाँ अर्थ कर देते हैं।
अर्थ करने से क्या होता है, दोनों साइड की बायसिंग प्रॉपर हो जाती है। अर्थ कर दिया मतलब इसका पोटेंशियल जीरो हो गया, तो जीरो के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव हो जाता है और जीरो के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव हो जाता है। तो ये तो आपने बायसिंग देखी है ना। अगर अपन इसको सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करें तो इस ट्रांजिस्टर को ऐसे बनाएंगे, तो बायसिंग करें तो ये इमिटर है, ये बेस है, इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, और इस डायग्राम से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि करंट बेस से इमिटर आ रही है, मतलब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये एन है, ये पी है, ये एन है ना। यहाँ देखें ध्यान से, ये पी वाले को मैंने पॉजिटिव से लगाया है, एन वाले को नेगेटिव से लगाया है। यहाँ भी मैंने एन वाले को नेगेटिव से लगाया है, पी वाले को एन वाले को पॉजिटिव से लगाया है, पी वाले को नेगेटिव से लगाया है। इसका मतलब इधर रिवर्स बायसिंग है और इधर फॉरवर्ड बायसिंग है। किसी को बायसिंग में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये जो दोनों साइड मैंने, दोनों ग्राफ में जो मैंने, दोनों सर्किट में जो मैंने बायसिंग बताई, ये एक्टिव मोड है, इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है। इस बायसिंग में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। नहीं है ना, ठीक है। अब इसकी वर्किंग को अगर समझें तो देखना वर्किंग में क्या होता है। इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस होने का मतलब यहाँ से करंट फ्लो होगी। इसके पास खूब सारे चार्ज कैरियर है, ये हेवीली डोप्ड है, और मैंने इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है। तो जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने का मतलब जो फील्ड होगी वो इसको इधर से इधर ले जाएगी। तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं, है ना। इमिटर बेस जंक्शन को खूब सारे इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं, और क्योंकि एक्टिव मोड में है तो इमिटर बेस जंक्शन का लो रेजिस्टेंस होगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड। इसकी डोपिंग बहुत कम होती है, उसके पास होल्स हैं बट इसकी डोपिंग बहुत कम होती है। कम डोपिंग होने का मतलब इसके पास होल का नंबर बहुत कम होगा। तो यहाँ से जितने चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ से जितने भेजे जाते हैं उसका बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, यहाँ से क्या भेजा हमने, इलेक्ट्रॉन, और इसके पास क्या है, होल। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ एब्जॉर्ब हो गए। जो इलेक्ट्रॉन बचे ये क्या भेज रहे हैं यहाँ से, इलेक्ट्रॉन। क्या भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बचे है ना यहाँ, उसका क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, हमने इधर बैटरी की पॉजिटिव प्लेट लगा रखी है। कौन सी प्लेट लगा रखी है, बैटरी की पॉजिटिव प्लेट, यहाँ हाई पोलरिटी। तो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट वो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है। दिस इज कलेक्टर। ये अभी पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो सारे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेती है। तो क्या हुआ, इमिटर ने खूब सारे चार्ज कैरियर सप्लाई किए, उसमें से कुछ चार्ज कैरियर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी बचे चार्ज कैरियर को कौन खींच लेता है, कलेक्टर। कलेक्ट द रिमेनिंग चार्ज कैरियर्स, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो वो चार्ज कैरियर इमिटर बेस जंक्शन से बेस कलेक्टर जंक्शन पे पहुंच जाते हैं। आप अगर नाम याद करो, अगर नाम के अकॉर्डिंग, तो इस केस में इसका लो रेजिस्टेंस होता है और इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि बायसिंग ऐसी है ना। और बेटा यहीं से ना ये ट्रांजिस्टर नाम निकल के आता है। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और करंट मूव्स फ्रॉम चार्ज कैरियर, जिसको मैं कहूँ कि करंट मान लो, मूव्स फ्रॉम low resistance emitter base junction to high resistance base collector junction। चार्ज कैरियर कहाँ से कहाँ मूव होते हैं, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस जंक्शन तक। फ्रॉम हेयर we give it the name ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। चार्ज कैरियर्स को हमने
लो रेजिस्टेंस रीजन से हाई रेजिस्टेंस रीजन में ट्रांसफर किया, यहीं से ट्रांजिस्टर नाम निकल के आता है पहली बार, है ना। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, बेस में बहुत ही कम एब्जॉर्ब होते हैं, लगभग मान लो कि जितने चार्ज के भेजे थे ना, उसका कुछ 2% से 5% बेस में एब्जॉर्ब होता है ना। तो कहते हैं कि अप टू 5% ऑफ चार्ज कैरियर्स, up to 5% of charge carriers is absorbed in base, is absorbed in base। तो बाकी 95% कहाँ जाता है? कलेक्टर में। बाकी 95% कहाँ जाता है? कलेक्टर के पास। ठीक है। तो आप अगर करंट के टर्म में सोच के देखो, यहां से जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए तो करंट इस तरफ गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। होल करंट, होल यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए तो होल की संख्या यहाँ पे कम हुई, तो उसको फुलफिल करने के लिए पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, और जो बाकी गए वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए, तो उसकी वजह से करंट इधर आई। तो ये इसको कहते हैं बेस करंट, इसको कहते हैं कलेक्टर करंट, इसको कहते हैं इमिटर करंट। तो आप सोच सकते हो केसीएल से कि इमिटर करंट जितना चार्ज इमिटर सप्लाई कर रहा होगा इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ट्रांजिस्टर के अंदर। आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इमिटर चार्ज का ये सप्लाई करता है, तो इमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, और जो बेस करंट होता है वो इसका कुछ 5% के लगभग होता है, और जो आईसी होता है वो इसका लगभग लगभग 95% होता है ना। दिस इज सिंपल वर्किंग ऑफ अ एनपीएन ट्रांजिस्टर की। एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग में सिंपली क्या हुआ, इमिटर ने खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए, उसमें से बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स 2 से 5% तक बेस ने एब्जॉर्ब कर लिए, बाकी को कलेक्टर ने अपनी तरफ खींच लिया, है ना। दिस इज द सर्किट। कोई डाउट किसी को यहां तक? नो सर। है ना। उसको ऐसे सर्किट के फॉर्म में भी बना सकते हैं। अच्छा, ड्रॉ करने का फिक्स मेथड होता है। जो बैटरी इमिटर साइड में लगी है उसको वीई बोलते हैं, जो बैटरी कलेक्टर साइड में लगी है उसको वीसीसी बोलते हैं। जनरली वीसीसी वाली बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की होती है क्योंकि उसे खींचना है। जनरली जो वीसीसी वाली बैटरी है वो ज़्यादा वोल्टेज की है क्योंकि उसे वो सारे चार्ज के लिए खींच रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, ये नाम देने का मेथड है। इसको वीई कहते हैं, इसको वीसीसी कहते हैं। ये इमिटर करंट, ये बेस करंट, और ये कलेक्टर करंट। ठीक। अगला है वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। बिल्कुल सेम है, बस ध्यान ये रखना है कि इसमें ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इस डायग्राम से भी आपको दिख रहा होगा, दिस इज इमिटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। करंट इमिटर से बेस जा रही है, इसका मतलब ये पी एन पी टाइप ट्रांजिस्टर। इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही कहानी, नीचे वाले दोनों पॉइंट तो सेम रहेंगे, है ना। यहाँ भी ट्रांसफर रजिस्टर होता है, यहीं से ट्रांजिस्टर नाम आता है। यहाँ से इस जंक्शन को वापस फॉरवर्ड बायस किया तो यहाँ से खूब सारे होल गए, उसमें से कुछ होल यहाँ एब्जॉर्ब हो गए, वही 2 से 5%। बाकी होल को एक तरह से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने खींच लिया, है ना, क्योंकि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ लगा हुआ है, इसने बाकी के होल्स को खींच लिया। तो बाकी वो चार्ज कैरियर जो थे वो लो रेजिस्टेंस इमिटर बेस जंक्शन से हाई रेजिस्टेंस बेस कलेक्टर जंक्शन तक जाते हैं। फ्रॉम वेयर वी गिव द नेम ट्रांजिस्टर, है ना। लो रेजिस्टेंस इमिटर बेस जंक्शन से हाई रेजिस्टेंस बेस कलेक्टर जंक्शन तक जाते हैं। होल्स का मूवमेंट ऐसा हो रहा है, तो ये आई ई, ये आई सी, और ये आई बी, उल्टा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है ऐसा। वापस कहानी वही रहेगी अगर मैं करंट की टर्म में लिखूँ तो, कि आई ई इज इक्वल टू इमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, और जो बेस करंट होता है वापस वो कुछ अप्रोक्सीमेटली 5% तक रहता है, होता है इमिटर करंट। इसीलिए बेस की डोपिंग कम रखी गई थी, है ना, और बेस का साइज छोटा रखा गया था ताकि वो बहुत ही कम कैरियर्स को एब्जॉर्ब करवाए, ज़्यादातर कैरियर कहाँ चला जाए, कलेक्टर। दिस इज वर्किंग ऑफ बेसिक वर्किंग डायग्राम ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर।
बस दोनों वर्किंग में अंतर ये है कि इसमें जो चार्ज कैरियर सप्लाई हुए वो होल्स थे, उसमें जो चार्ज कैरियर सप्लाई हुए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक, अब हमने क्या देखा कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, इमिटर, बेस, कलेक्टर, और जब भी इसको सर्किट में लगाएंगे तो हमें 4 टर्मिनल चाहिए, 2 इनपुट साइड में, 2 आउटपुट साइड में। तो इन अ ट्रांजिस्टर ओनली 3 terminals are available, like emitter, base and collector. Therefore, in a circuit, input-output connections have to be such that one of these, emitter, base and collector, is common to both the outputs, है ना? क्यों? क्योंकि आप जब इसको कहीं भी सर्किट में लगाओगे तो 2 इनपुट होगा, इनपुट में एक प्लस एक माइनस, और 2 आउटपुट होगा, तो 4 टर्मिनल लगेंगे। और इसके पास होते कितने टर्मिनल हैं? 3। तो मतलब कोई ना कोई टर्मिनल हमें कॉमन रखना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसके 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन देखे जाते हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। अपने कोर्स में जो कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करना है दैट इज कॉमन एमिटर। कॉमन कलेक्टर तो अपने कोर्स में है ही नहीं। कॉमन बेस भी पहले शायद हुआ करता था एनसीईआरटी में, अब ये नहीं है। अपने जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन से ही आते हैं, है ना? अपने सिलेबस में यही है एक्चुअली कि स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ये भी सीखेंगे कॉमन एमिटर का क्या मतलब। इसका मतलब एमिटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। एमिटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मैं ऐसे एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए कि इसका कैसा स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे। तो एमिटर कॉमन रखना है तो यहाँ बेस आएगा, ऐसे ही मैं एक रफ सर्किट बना रहा हूँ आपके लिए। बेटा इस चैप्टर में एक चीज का ध्यान रखना, इस चैप्टर में एकमात्र चीज जो बच्चों को परेशान करती है, ये मान लो मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर बना रहा हूँ, एकमात्र चीज जो बच्चों को परेशान करती है ना, वो है ये सर्किट देख के बच्चों को डर लगता है। अपने को ना इस सर्किट को देख के डरना नहीं है, अपने को इस सर्किट को देख के डरना नहीं है। ये सर्किट बहुत ही सिंपल है। ये अपना ट्रांजिस्टर था, ये इमिटर कॉमन कर दिया अपन ने, अब अपने को दोनों साइड बायसिंग करनी है ना। ये एनपीएन है, इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है मतलब, और इसको रिवर्स बायस करना है। इसका मतलब यहाँ पे बैटरी ऐसी लगेगी और इसको फॉरवर्ड बायस करना है मतलब यहाँ पे बैटरी ऐसी लगेगी, है ना। इसको नाम देंगे अब VBB और इसको नाम देंगे अब VCC। एक रजिस्टर यहाँ लगा देंगे, ये बेस साइड में लगाया है तो इसको बेस रजिस्टर बोलेंगे, ये कलेक्टर में लगाया है तो इसको कलेक्टर बोलेंगे, और यहाँ पे अपना इसको अर्थ कर देंगे। देखो ये कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट है, दिस इज कॉमन इमिटर। ये क्या है? कॉमन इमिटर ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, कॉमन इमिटर ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये मैंने ऐसे एक रफ सर्किट बनाया है आपके लिए। ये अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखाया मैंने, है ना। ये एन पी, ये एन। इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है मतलब एन साइड को लो पोटेंशियल पे, पी साइड को हाई पोटेंशियल पे। बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करना है, इसका मतलब ये यहाँ से जो एन साइड होगा उसको मुझे हाई पोटेंशियल पे लगाना होगा और इस तरफ अपने को लो पोटेंशियल पे लगाना होगा। ठीक है, अर्थ किया है ताकि बायसिंग इफेक्टेड ना हो। ये जो बेस साइड में रेजिस्टेंस लगा है इसको बेस रेजिस्टेंस कई बार लिख देते हैं RB, बहुत जगहों पर इसे इनपुट रेजिस्टेंस पे लिखा मिलेगा क्योंकि इनपुट साइड कह देते हैं कि ये इनपुट साइड में लगा हुआ है। तो मैं इसको RB लिख रहा हूँ, RB इज बेस रेजिस्टेंस जो बेस साइड में लगा है, और दिस इज कलेक्टर रेजिस्टेंस जो बैटरी बेस साइड में लगी है उसको VBB बोल रहे हैं, जो कलेक्टर साइड में लगी है उसको VCC नाम दे रहे हैं। ये सिंपल से नाम देने के तरीके हैं और ये सिंपल सा सर्किट है। अभी मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ जो अपन वैसे तो नेक्स्ट डे करेंगे, कि ट्रांजिस्टर के सर्किट में मोस्टली क्या करते हैं कि ये सर्किट अपने को सामने दिखता है और फिर अपने को ना बेटा इन दोनों में KVL लगाना होता है। क्या करना होता है, बस आपको मैं बेसिक हिंट दे रहा हूँ
कि करंट ऐसे जा रही है, दिस इज एमिटर करंट, दिस इज बेस करंट एंड दिस इज कलेक्टर करंट। मैं आपको हिंट दूं कि इसमें क्या करने वाले हैं, एक बार केवीएल इसमें लगाएंगे और एक बार केवीएल इस लूप में लगाएंगे। इस दोनों लूप में अपने को केवीएल लिखना होता है ना। ये वीबी है, ये आरबी है, ये आईबी है, और ये यहां से यहां की जो वोल्टेज होती है ना, दिस इज बेस इमीटर वोल्टेज, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड इमीटर। और जो यहां से यहां की वोल्टेज होती है, दिस इज वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर। तो बेस इमीटर वोल्टेज पता होती है और अपने को कलेक्टर इमीटर वोल्टेज पता होती है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं इमीटर कॉमन होता है ना। तो एक केवीएल इस लूप में लिखते हैं, एक केवीएल इस लूप में लिखते हैं, अपना काम हो जाता है। ठीक है, आप चाहो तो दोनों केवीएल की इक्वेशन मैं आपको एक बार ऐसे ही रफली लिख के बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर अगर मैं इनपुट साइड में केवीएल की इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा वीबीबी माइनस आईबी इज इक्वल टू बेस इमीटर वोल्टेज। ये इनपुट साइड में केवीएल की इक्वेशन है कि ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज इक्वल टू ये वोल्टेज। आउटपुट साइड में केवीएल की इक्वेशन लिखोगे तो आप लिखोगे बेटा वीसीसी माइनस आईसीआरसी इज इक्वल टू वीसीई। ये इस लूप में, दोनों लूप में केवीएल लिखते हैं और अपने को आईबी आईसी इनके बीच के रिलेशन पता होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सारे क्वेश्चन जो भी ट्रांजिस्टर के सर्किट के आते हैं वो इन्हीं दो केवीएल पे बेस्ड आते हैं। बात समझ आती है क्या? क्या इसको इस जनरल रफ सर्किट में और केवीएल में कोई दिक्कत किसी को? दोनों लूप में अपने को केवीएल लिखने हैं। ये लेफ्ट वाला लूप है, ये राइट वाला लूप है। केवीएल इसमें लिखेंगे, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज इक्वल टू ये वोल्टेज, या माइनस करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा। इस लूप में लिखेंगे केवीएल तो ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज इक्वल टू ये वोल्टेज, ना। इस लूप में घूम जाएंगे तो एक वोल्टेज यहाँ आएगी, एक वोल्टेज यहाँ आएगी, एक वोल्टेज यहाँ से यहाँ आएगी। तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज, खत्म कहानी। दोनों लूप में केवीएल लिखेंगे और हमें जनरली वीबीबी वीसीसी दिए होते हैं, इनमें से भी एक दो वैल्यूज दी होती है। आईबी आईसी के बीच का रिलेशन पता होता है, आरबी आरसी में से कुछ एक अननोन होता है, या इनमें से कोई एक चीज बतानी होती है। बात समझ में आती है क्या? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, फिर ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आए हुए थे, जो आपको बहुत ही काम देगा, वो यहाँ पे अपन सीख रहे हैं। दैट इज वेरियस टाइप ऑफ करंट गेन्स। वेरियस टाइप्स ऑफ करंट गेन्स, एक तरह से मान लो इसको अपन याद रखने वाले हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ करंट गेन्स, अभी अपन डीसी करंट गेन सीखने वाले हैं। डीसी करंट गेन, तुम्हें डीसी से कोई खास मतलब नहीं रहेगा। डीसी मतलब उनकी वैल्यू का रेशियो, एसी का मतलब उनके चेंज का रेशियो, वेरिएशन का रेशियो आता है। एक आता है बेटा अल्फा, है ना। अल्फा, अल्फा क्या है? इट इज करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस के अंदर करंट गेन होता है ना। याद रखना बहुत सिंपल है। गेन का मतलब है कितना इंक्रीज हुआ, है ना। सुनना, अगर मैं बेस को कॉमन रख रहा हूं तो इनपुट कहां से दूंगा? इमीटर से। बेस कॉमन रख रहा हूं तो इनपुट कहां से दूंगा? इमीटर से। तो बेटा ये जो गेन होता है ना, ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अल्फा को डिफाइन करते हैं आई सी अपॉन आउटपुट, ये हो गया कलेक्टर पे, अपॉन इनपुट। बेस कॉमन रखा है तो इनपुट कहां से देंगे? इमीटर से। आप तो ऐसा मानो आपको याद रखना है कि अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई, है ना। याद रखना बहुत सिंपल है। और दूसरा बीटा, दिस इज करंट गेन इन, करंट गेन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन।
कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर करंट गेन बीटा होता है यहां से IC/IB। अगर इमिटर कॉमन है तो इनपुट कहाँ से देंगे? बेस से। एक गामा भी होता है, वो सीसी में होता है, वो तो अपने कोर्स में नहीं है। अपने को ये दो तरह के करंट गेन पता होने चाहिए, अल्फा और बीटा। अल्फा इज IC/IE, बीटा इज IC/IB, है ना। याद रखना कैसे, सिंपल बता रहा हूँ, आउटपुट अपॉन इनपुट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट। और याद रखने की ट्रिक देखना, बीटा वाले में नीचे बी आता है, ऊपर तो हमेशा IC आएगा, ऊपर हमेशा क्या आएगा? IC। ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, ऊपर हमेशा IC है, बीटा वाले में नीचे बी है। तो अगर बीटा वाले में इनपुट पे बी है मतलब हमने कॉमन क्या रखा होगा? इमीटर। दूसरे वाले में IE आएगा। तो दिस इज IC/IE, दिस इज करंट गेन इन common base configuration, and what is beta? It is current gain in common emitter configuration, that is IC/IB। ये दोनों रिलेशन याद रखने हैं कि अल्फा क्या होता है और बीटा क्या होता है। ये DC करंट गेन लिखे हैं मैंने। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। यहाँ जो मैंने ये बात बताई ना आपको कि एक IB IC के बीच का रिलेशन पता होता है, वो यही रिलेशन है। यहाँ जो मैंने इस KVL में कहा ना, KVL में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है जिसमें अपन IB IC के बीच का रिलेशन निकालते हैं, वो यही रिलेशन होता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट जब आप सर्किट सॉल्व करने जाओगे। ठीक है, ये अल्फा बीटा लिख लिया। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसके बेसिस पर डिराइव करेंगे, जो एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं। आप ये तो जानते हो ना कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये तो हमेशा ही होता है कि इमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। यहां से मैं कलेक्टर करंट को क्या लिख सकता हूं? इट इज इक्वल टू इमिटर करंट माइनस बेस करंट। और अगर मैं दोनों साइड IC से डिवाइड कर दूं तो ये बचेगा 1 माइनस 1 इक्वल टू, दिस इज आई, उल्टा कर दिया क्या? नहीं, ठीक है, IE/IC माइनस IB/IC। क्या किया? IC से डिवाइड कर दिया। ये क्या लिखा होगा? 1 इज इक्वल टू IE/IC। IC/IE होता है अल्फा, तो ये होता है 1/अल्फा, और ये होता है 1/बीटा। दिस इज द रिलेशन। The relation between alpha and beta is 1/alpha minus 1/beta is 1। और बेटा एक चीज और ध्यान से देखिए, आप जानते हैं ना कि जो बेस करंट होती है वो लगभग लगभग 2 से 5% ऑफ IE होता है, और जो कलेक्टर करंट होती है ये लगभग लगभग 95% ऑफ IE होता है। बताया ना कि बेस करंट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 5%, 5% मान लो लगभग लगभग ऑफ IE, एंड IC इज 95%। इसका मतलब यहाँ से जो अल्फा आएगा IC/IE, इट इज लेस देन 1। अल्फा लेस देन 1 होगा, इसकी वैल्यू लगभग लगभग 0.95 से 0.99 के बीच आती है। अल्फा बहुत ही कम होता है ना, 1 से छोटा, क्योंकि IC हमेशा IE से छोटा ही है। और बीटा, ये IC/IB है, बेस करंट बहुत ही छोटा होता है, तो जो बीटा आता है इसकी वैल्यू 1 से बहुत ही ज़्यादा आती है। ये बात सबको समझ में आती है कि अल्फा 1 से बहुत छोटा आएगा, बीटा 1 से बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि बेस करंट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कलेक्टर करंट। ये अल्फा बीटा का याद रहे, और ये रिलेशन याद रहना चाहिए, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इज इक्वल टू 1। और कई बार इस रिलेशन को कुछ लेफ्ट राइट ले जा करके अल्फा बीटा के बीच का रिलेशन और दूसरे तरीके से लिख देते हैं। आप समझदार हो, खुद लिख सकते हो। 1/अल्फा इक्वल टू आप लिखोगे 1/1 प्लस 1/बीटा, मतलब बीटा नीचे एलसीएम आ गया, ये हो गया बीटा प्लस 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आती है बीटा/बीटा प्लस 1। कई बार इस फॉर्म में लिखा मिलेगा, याद तो ये करना है क्योंकि आप इसको इस फॉर्म में तो चेंज कर लोगे, है ना। सिमिलरली 1/बीटा को क्या लिखेंगे? इट विल बी 1/अल्फा माइनस 1, अल्फा नीचे, सो इट इज 1 माइनस अल्फा
सो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्वेश्चन ऐसे भी आ चुके हैं अपने एग्जाम में कि अल्फा बीटा के बीच ऐसे कौन कौन से रिलेशन सही है या कौन सा रिलेशन सही नहीं है। एक ये दे देंगे, एक ये दे देंगे, एक ये दे देंगे, एक कुछ चौथा और दे देंगे, है ना। तो अपने को मेन रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा क्या है? अल्फा इज आई सी अपॉन आई ई। बीटा क्या है? आई बी अपॉन आई सी अपॉन आई बी, है ना। और एक रिलेशन तो ये करंट के बीच होती है कि बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट इज इक्वल टू एमिटर करंट। ये एक बेसिक सी थ्योरी है। इन पे बेस भी एक आध क्वेश्चन आपके पेपर में इस बार आया था, जिन लोगों ने पेपर दिया होगा 24 तारीख को क्वेश्चन इस पे देखा है मैंने, है ना। हर बार मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। अब अपन क्या करेंगे, ये जो अभी तक अपन ने ये न्यूमेरिकल का पार्ट छोटा सा सीखा है, इस पे बेस्ड मैं आपको 4-5 क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ जो आपको ही करके आंसर बताना है। ठीक, पहला क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व कीजिए सब लोग। सब लोग इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आंसर बताइए कि फॉर अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर करंट गेन इज 50 if the emitter current is 6.6 milliampere calculate the collector current and base current। और आपको आंसर मिली एम्पियर में बताना है। और also calculate the current gain when it is acting as a common base amplifier। सॉल्व कीजिए और बताइए। ये आंसर है। IC is 6.47 milliampere, IB is 0.13 milliampere and alpha is 0.98। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो अपन यहाँ से ये पार्ट निकाल लेते हैं, इजी है निकालना। ठीक है, कॉमन बेस के लिए मतलब अपने को अल्फा निकालना है। तो 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बीटा दिया है तो 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाय बीटा। सो इट इज 1 प्लस 1 बाय 50। यहाँ से आ रहा है 51 अपॉन 50। इसका रेसिप्रोकल ले लोगे, अल्फा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 50 अपॉन 51 जो लगभग लगभग आ जाएगा 0.98। ये पहला पार्ट आ गया। अब इमिटर करंट दे रखी है तो आपसे पूछी है कि कलेक्टर करंट बताइए और बेस करंट बताइए। तो सबसे पहले बेटा आई ई दे रखा है, तो अल्फा क्या होता है? अल्फा इज आई सी अपॉन आई ई। अल्फा क्या होता है? आई सी अपॉन आई ई। अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 50/51। दिस इज अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई। आई ई है 6.6, तो आई सी होगा 6.6 इंटू 0.98। अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लगभग लगभग आ जाएगा 6.47 मिली एम्पियर। ये आ गया आई सी। आई सी पता है, आई ई पता है। आई बी वापस वैसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, बेस करंट इक्वल टू इमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट। इमिटर करंट इज 6.6, कलेक्टर करंट इज 6.47। ये सॉल्व होके आ जाएगा 0.13 मिली एम्पियर। लगभग लगभग आंसर्स बहुत पास पास नहीं होते हैं, तो आपको हो सकता है इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन ना करनी पड़े, बट फिर भी बेसिक बेसिक तो इतना आना ही चाहिए। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? ऐसा क्वेश्चन पेपर में था ना 24 तारीख को, जिसने पेपर दिया होगा फर्स्ट डे, किसी पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखा था मैंने। चलो अब ये क्वेश्चन बताइए, सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताइए कि ट्रांजिस्टर विथ बीटा इज इक्वल टू 75 is connected to common base configuration. What will be the maximum collector current for an emitter current of 5 ampere?
सॉल्व कीजिए। जो इसका आंसर आ रहा है सॉल्व करके वो ऐसा कुछ 4.93 मिली एम्पियर आ रहा है। आप 4.9 लिखोगे तो उनमें से कोई एक आंसर मैच होगा। हाँ, अगर वो डेसिमल के 2 डिजिट तक वाला हुआ तो अपने को थोड़ी सी प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इमीटर करंट पता है और हमसे क्या पूछी है, कलेक्टर करंट। सिंपल सी बात है। और दिया है बीटा, तो बीटा दिया है और अपने को आई ई पता है ना, तो अपन या तो अल्फा निकाल लें। ठीक है, तो अल्फा कैसे निकालेंगे, 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय बीटा। तो 1 प्लस 1 बाय बीटा, ये आ गया अपने पास 76/75। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ रही है 75/76। और अल्फा क्या होता है, आई सी अपॉन आई ई। आई ई पता है तो यहाँ से आई सी आ जाएगा 75/76 इंटू आई ई, दैट इज 5, मतलब 5 से थोड़ा सा छोटा। तो ये लगभग लगभग 4.9 मिली एम्पियर आ रहा है, 4.93। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, कोई डाउट किसी को? आप बिना अल्फा निकाले भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसमें से आपको आई बी आई सी के बीच का रिलेशन लिखना पड़ता, फिर आपको आई बी प्लस आई सी इक्वल टू आई ई लिखना पड़ता, तो भी आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये सॉल्व कीजिए। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट, इफ कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, है ना, and 95% of the electrons reach the collector, then what is the base current? मिली एम्पियर में बताना है कि in NPN ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, और फिर कहा है कि 95% of electrons emitted reach the collector, then what is the base current? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सीख रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रहे। इसका एग्जैक्ट आंसर आप करोगे तो आंसर इज कमिंग एज 0.53 मिली एम्पियर। तो जो लोग भी 5.2 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, उनके आंसर भी सही है एक्चुअली में। और वापस ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में अगर डेसिमल के 2 डिजिट तक सही लिखने की बात आई तो अपने को यही लिखना पड़ेगा, बाकी आपका सही है। आपने रफली कैलकुलेट करके इसको 5 भी लिखा है, 5.2 भी लिखा है, तो यू आर अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, है ना। बड़ा सिंपल है कि 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीच द कलेक्टर। इसका मतलब एक तो ये इंफॉर्मेशन दी है कि कलेक्टर करंट इज 0.95 ऑफ इमिटर करंट। अगर 95% ऑफ द चार्ज कैरियर्स कलेक्टर में पहुंच रहे हैं, इसका मतलब IC इज 0.95 ऑफ IE। ठीक है, और आपको कलेक्टर करंट दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब बेस करंट क्या होगा, व्हाट इज बेस करंट, इट इज 0.05 इंटू IE। बेस करंट कितना होगा, 5%। तो अपने से बेस करंट ही पूछी है और IE की वैल्यू यहां से रख दो। सो इट इज 0.05 इंटू IE की वैल्यू यहां से क्या आएगी, IC अपॉन 0.95, ये आएगी। ये 19 बन रहा है, मतलब ये बन रहा है IC अपॉन 19। IC की वैल्यू आपको दे रखी है 10, तो इट इज 10 अपॉन 19 मिली एम्पियर। ये फ्रैक्शन में आएगा, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये लगभग लगभग 0.53 मिली एम्पियर बन जाएगा। यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं। आप चाहे तो अल्फा बीटा यूज करके भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चाहो तो अल्फा निकाल लो, फिर आप वहां से बीटा निकाल लो, एक ही बात है, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और करने हैं। इसका बताइए आंसर।
In an NPN transistor, 10 raised to power 10 electrons enter the emitter in 10 raised to power minus 6 seconds. If 2% of electrons recombine with hole in base, 2% बेस में कंबाइन हो रहे हैं, तो अपने को बताना है कि अल्फा और बीटा क्या क्या होंगे. अल्फा और बीटा क्या क्या होंगे. तो ये आपका तो जो कलेक्टर जो अल्फा आ रहा है ना, अल्फा का आंसर आ रहा है 0.98 और बीटा का आंसर आ रहा है 49. अल्फा इज 0.98, बीटा इज 49. नहीं उत्कर्ष, गलत था आपका, वो आंसर नहीं चलेगा. दिस इज द आंसर. अल्फा इज 0.98, बीटा इज 49. भाई 2% इलेक्ट्रॉन जो है वो होल में कंबाइन हो गए. इसका क्या मतलब है कि बेस करंट इज 0.02 of emitter current and collector current is 0.98 of emitter current. इसका ये मतलब है कि बेस करंट इज 0.02 of IE and collector current is 0.098. 2% बेस में तो 9% कलेक्टर में. अगर मुझे IC और IE का रिलेशन पता है तो मैं यहाँ से अल्फा तो सीधा निकाल सकता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE. इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 0.98 डायरेक्टली. और अल्फा पता चल गया है तो बीटा बता सकते हो. अल्फा पता है तो अपन बीटा बता सकते हैं, या सिंपल इन रेशियो से भी बता सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB. इनका रेशियो ले लो तो IC इज 0.98 IE और IB इज 0.02 IE. कितना आ गया 49. खत्म. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? नो सर. लास्ट क्वेश्चन, ये बताइए कि फॉर सी एम्पलीफायर तुम तो भूल जाओ कुछ लिखा हुआ है. तुम तो जो क्वेश्चन है सिंपल सॉल्व करो. तुम तो ट्रांजिस्टर मान लेना. तुम तो ट्रांजिस्टर मान के सॉल्व करो. एम्पलीफायर वगैरह वर्ड के तुम चक्कर में मत फंसना. करंट गेन 69 है. कॉमन इमिटर है तो उसमें करंट गेन अपने पास 69 है. इमिटर करंट 7 मिली एम्पियर है. तो पूछा है बेस करंट क्या होगा और कलेक्टर करंट क्या होगा. लगभग आंसर इतना आएगा. सब लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर बताऊंगा. बेस करंट आएगा 0.1 मिली एम्पियर. तो ऑब्वियस सी बात है कलेक्टर करंट आएगा 6.9 मिली एम्पियर. सॉल्व करें सब लोग, फिर मैं बता दूंगा. अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आएगा. हो जाए तो डन लिख देना. ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपल सा है बिल्कुल. ये अपने को क्या दे रखा है? बीटा. ये क्या दे रखा है? इमिटर करंट. अपने से क्या पूछा है? बेस करंट और कलेक्टर करंट. या तो आप यहाँ से अल्फा निकाल लो, उससे सॉल्व कर लो, या फिर ऐसे भी डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो कि आप IE को लिख सकते हो IB प्लस IC. और आपको बीटा पता है. व्हाट इज बीटा? बीटा इज IC अपॉन IB. इसका मतलब आप लिख सकते हो कि IC इज इक्वल टू 69 टाइम्स IB. यहाँ पे रख दीजिए. ये 7 का 7 रह गया. IB को IB रहने दीजिए. IC को लिख दीजिए 69 टाइम्स IB. यहाँ से IB की वैल्यू आ गई 7/70, मतलब 0.1 मिली एम्पियर. ये बेस करंट आ गई. ये रिलेशन तो सही होता है ना?
बेस करंट पता है, इमिटर पर करंट पता है, तो कलेक्टर करंट क्या होगी 7 माइनस 0.1 दैट इज 6.9 मिली एम्पियर। ये रहा। देखो ध्यान से, कैलकुलेशन उतनी मुश्किल भी नहीं होती है अगर थोड़ी सी बुद्धि ले। जैसे मैंने इससे किया तो काम आसान रहा, अगर मैंने बीटा से पहले अल्फा निकाला होता, उसमें रेशियो रखता, थोड़ा सा मुश्किल रहता। अगर मैं बीटा से अल्फा निकालता और अल्फा से फिर रेशियो निकालता तो थोड़ा सा मुश्किल रहता। यहां से काम थोड़ा आसान रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये अपन ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए जो अपने काम के लिए काफी आसान थे, काफी सारा काम हो गया। अब आगे एक दो छोटी छोटी बातें और सीख लेते हैं, है ना। मैंने आपको बेसिक सर्किट बता दिया, है ना। तो अपने को ना एक सर्किट ड्रॉ करना सीखना है ना। अपने को कुछ कैरेक्टरिस्टिक कर्व स्टडी करना है। वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व अपन किसके लिए सीखेंगे, तो वो है अपना वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। मैं पीछे एक बार बता भी दिया था वैसे, इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अपने कोर्स में यही कॉन्फ़िगरेशन है सबसे ज़्यादा, NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हम कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले मैं इसका सर्किट बना रहा हूँ। सर्किट से अगर आप नहीं डरे ट्रांजिस्टर को देख के, तो आप मोस्टली गलती नहीं करोगे, है ना। बहुत सिंपली सोचना है सर्किट को कि कॉमन इमीटर है, मतलब इमीटर को कॉमन बनाना है इनपुट आउटपुट साइड में। और NPN ट्रांजिस्टर है, इसका मतलब ये N होगा, ये P होगा, ये N होगा, और जंक्शन पे करंट जो होगी वो बेस से इमीटर जाएगी। NPN ट्रांजिस्टर, है ना। ये अपने को पता चल गया। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप यहां से चाहो तो इसमें बेस रेजिस्टेंस यहाँ नॉर्मल वर्किंग में ही ड्रॉ किया जाएगा, तो इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड किया जाएगा, यहाँ से फॉरवर्ड बायस्ड, ये सर्किट ऐसा, और यहाँ से ये रिवर्स बायस्ड, ये सर्किट ऐसा। दिस इज RC, दिस इज VCC, दिस इज VBB, दिस इज RB, है ना। यहाँ चाहो तो इसको अर्थ कर सकते हो टू मेंटेन द बायसिंग, है ना। करंट ड्रॉ करोगे तो इधर की तरफ जो करंट आएगी दैट इज इमीटर करंट, यहाँ से जो करंट जाएगी दैट विल बी बेस करंट, और यहाँ से जो करंट आएगी दैट विल बी कलेक्टर करंट। ठीक है, जो वोल्टेज इमीटर और बेस के बीच होती है इसको बोलते हैं बेस इमीटर वोल्टेज। मतलब कई बार आप देखोगे कि आपको यहाँ पे एक आमीटर लगा मिलेगा, इस आमीटर की रीडिंग होगी बेस करंट के बराबर, और इस आमीटर की रीडिंग होगी कलेक्टर करंट के बराबर, है ना। और ये जो वोल्टेज होगी यहां से यहां की जो वोल्टेज मिलने वाली है मुझे, ये वोल्टेज है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज बेस इमीटर वोल्टेज। और यहां से यहां तक की जो वोल्टेज मिलने वाली है मुझे, दिस इज कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दिस इज कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, है ना। तो कई बार इसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, एक वोल्ट मीटर यहाँ और एक वोल्ट मीटर यहाँ। ये वोल्ट मीटर और आमीटर भी लगा के दे देते हैं, जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल सी बात है, आपको लॉजिकली समझ में आ रहा होगा कि इसके बीच की जब वोल्टेज आएगी, ये क्या है बेस, ये क्या है इमीटर, तो इसको बोलेंगे बेस इमीटर वोल्टेज। और ये क्या है कलेक्टर, ये क्या है इमीटर, तो इसको बोलेंगे कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। ये अपना जनरली इनपुट साइड है और ये अपना जनरली आउटपुट साइड है। तो बहुत बार अपन इसको इनपुट रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, बहुत बार इसको अपन आउटपुट रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। इसको अपन कई बार इनपुट वोल्टेज बोल देते हैं, इसको
इसको अपन कई बार आउटपुट वोल्टेज बोल देते हैं, इसको अपन इनपुट करंट बोल देते हैं, इसको अपन आउटपुट करंट बोल देते हैं, क्योंकि ये अपना इनपुट साइड है और ये अपना आउटपुट साइड है। ठीक, सर्किट में कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलिए। नो सर। फिर क्या किया जाता है कि हमें दो ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, है ना। व्हाट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक? अपने को पता होना चाहिए ग्राफ ऐसा होता है। व्हाट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक? तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक तरह से ग्राफ मान लो, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ। दिस इज द वेरिएशन बिटवीन बेस करंट, इनपुट साइड में क्या था देखो, बेस करंट इनपुट था और कलेक्टर करंट आउटपुट था, बेस इमीटर वोल्टेज इनपुट था, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज आउटपुट था। तो इट इज द ग्राफ बिटवीन बेस करंट एंड बेस इमीटर वोल्टेज, इनके बीच का ग्राफ एट कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज। हमने VCE को कांस्टेंट रख लिया और हमने IB वर्सेस VEB को प्लॉट किया, है ना। वही 3 स्टेप पे लिखा हुआ है कि कीप द कलेक्टर इमीटर वोल्टेज एज कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल मान लिया 10 वोल्ट। नाउ अगर हम बेस इमीटर वोल्टेज को 0.1 वोल्ट के ऑर्डर में चेंज करें तो बेस करंट का ग्राफ कैसा आएगा? तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा आएगा कि यहाँ तक एक पार्टिकुलर वोल्टेज तक बेस करंट 0 होगी, फिर अचानक से बेस करंट बढ़ेगी। दिस ग्राफ इज सिमिलर टू बायसिंग ऑफ डायोड। डायोड की बायसिंग के जैसा आता है। सोच के देखिए क्यों? क्योंकि एक पार्टिकुलर वोल्टेज तक तो इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ ही नहीं भाई, आपने कलेक्टर वाली वोल्टेज को फिक्स कर रखा है ना। ये क्या है? इनपुट वोल्टेज। तो भाई इनपुट वोल्टेज मतलब बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, तो एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद ही तो वो फॉरवर्ड बायस हो पाएगा, है ना। तो और जब तक वो फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, भाई वर्किंग की मेन बात याद करो कि इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है। दिस इज इमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। इसको फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इमीटर से कलेक्टर चार्ज कैरियर जाएंगे, और इमीटर से कलेक्टर चार्ज कैरियर जाएंगे तब तो बेस करंट होगी, और इमीटर से बेस तक चार्ज कैरियर जाने के लिए क्या होना चाहिए? इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो बेस करंट तभी मिल पाएगी जब इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो पाएगा। इसीलिए ग्राफ लगभग ऐसा बनता है, डायोड की बायसिंग के जैसा। एक होता है इनपुट रेजिस्टेंस। बेटा इन सब में ना अपन जो डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इनपुट रेजिस्टेंस को अपन लिख सकते हैं वोल्टेज चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, VCE कांस्टेंट रखते हुए डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB। इनको बोलते हैं अपन इनपुट रेजिस्टेंस विच इज डायनेमिक रेजिस्टेंस, है ना। और ये रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि अपन फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे हैं, तो लो इनपुट रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत किसी को? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में ध्यान रखना है कि कर्व ऐसा होता है। क्वेश्चन अपने एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्लॉट फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अपने आप में ये क्वेश्चन हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में? जल्दी बताइए। तो ऐसा समझो कि हमें जानना है कि प्लॉट ऐसा आता है। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके बता भी दिया आपसे कि क्यों ऐसा आता है, इन जनरल अपने को ये जानना है। नेक्स्ट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्या है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो बेटा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता होगा? आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच का ग्राफ। क्या होता होगा? आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच का ग्राफ, जो अपन इनपुट कांस्टेंट रखेंगे। यही लिखा हुआ है। इट इज द वेरिएशन बिटवीन कलेक्टर करंट आउटपुट एंड कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। इनपुट कांस्टेंट रखना है, मतलब यहाँ मैं बेस करंट को कांस्टेंट रख रहा हूँ। तो बेस करंट कांस्टेंट रखते हुए आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट के बीच का प्लॉट। वापस वही है कि बेस करंट को कांस्टेंट रखिए,
इनपुट वोल्टेज को चेंज कीजिए और आउटपुट वोल्टेज को चेंज कीजिए और आउटपुट करंट कैलकुलेट कीजिए। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि आप बेस करंट बहुत कम रखोगे तो कलेक्टर करंट बहुत कम आएगी, बेस करंट को बढ़ाओगे तो ये ऐसा बढ़ता है, कुछ टाइम तक बढ़ा, फिर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट आता है, फिर ये बढ़ा, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट आता है, फिर ये बढ़ा, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट आता है। और आप अलग अलग बेस करंट के लिए ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, मतलब मैंने बेस करंट को वेरी कराया। इसके अंदर भी अगर आप वी को इंक्रीज करोगे तो ये ग्राफ फर्दर ऐसा होता जाता है ना। मान लो वी 10 था, वी 12 वोल्ट कर देंगे तो ग्राफ और दूसरा भी बन जाएगा। अलग अलग वोल्टेज के लिए ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट बनता जाएगा। वैसा ही यहाँ भी होता है कि डिफरेंट डिफरेंट बेस करंट पे जाके अपने को डिफरेंट रीजंस मिलते जाते हैं। अब इसका रीजन एक बार बेसिकली अपन समझ भी सकते हैं। वैसे तो ये भी जानना है कि ग्राफ ऐसा होता है, मतलब मैं आपको रफली बताऊं तो अपने को क्या समझना है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। एक पार्टिकुलर बेस करंट के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऐसा आएगा। अगर मैं इस कैरेक्टरिस्टिक को समझूं कि ये क्या हो रहा है तो सुनना ध्यान से। हुआ क्या, आप अगर समझो तो, बेस करंट क्यों आती थी कि आपने इसकी बायसिंग करी, इमिटर बेस जंक्शन प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस है ना, और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है। अगर आप कलेक्टर साइड की वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो कलेक्टर वाली वोल्टेज का क्या काम होता है कि यहां से जो बचे हुए चार्ज कैरियर थे उनको खींच लेना, है ना। तो मान लो ये वाली वोल्टेज बहुत कम थी तो ये कम चार्ज कैरियर खींच पा रहा था, और जितना चार्ज कैरियर खींच पाएगा, भाई क्या था, कुछ चार्ज कैरियर यहां से आए, जो बच गए वो खींच के कलेक्टर साइड में जा रहे हैं। तो अगर कलेक्टर इमिटर वोल्टेज कम था, या मैं कहूँ तो कलेक्टर साइड का वोल्टेज कम था, तो वो कम चार्ज कैरियर खींच पा रहा था। मैं उस वोल्टेज को बढ़ाता गया, वो ज़्यादा चार्ज कैरियर खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया। फिर कुछ टाइम बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि जितने थे सारे खींच लिए। यहाँ से मान लो जो भी आ रहे थे, यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ एब्जॉर्ब हो रहे थे, तो पहले 80 खींच पा रहा था, फिर 90, फिर जब ये 95 खींच पा रहा है तो अब नए कहाँ से आएंगे, सबको ही खींच लेगा, इसीलिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अच्छा, और सुनिए, बेस करंट बढ़ाने पे कलेक्टर करंट क्यों बढ़ती है। बेस करंट बढ़ाया, इसका मतलब यहाँ ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब आ भी ज़्यादा रहा है, क्योंकि एब्जॉर्ब तो बहुत कम ही होने वाला है ना। इसका मतलब आ भी ज़्यादा रहा है तो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा हो रहा है तो जाएगा भी ज़्यादा, इसीलिए बढ़ाने पे या ऐसे बढ़ता जा रहा है। फिर आप कहोगे सर ये ग्राफ बिल्कुल ही ऐसा हो, जब मैंने जो कहानी सुनाई उसके हिसाब से तो ग्राफ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए, बट ये हल्का सा ऑब्लिक है, हल्का सा, मतलब यहाँ के बाद भी ये स्लाइटली इंक्रीज तो हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है, इसे बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। क्या बोलते हैं, अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट सुनना क्या होता है, कलेक्टर का क्या काम है कि इमिटर से बेस जो चार्ज कैरियर आए थे उनमें से जो बच गए उसको ये खींच लेगा, है ना। ये वोल्टेज जब ज्यादा बढ़ा देते हैं ना तो क्या होता है कि इसका काम खींचना है बचे चार्ज कैरियर्स को। कई बार ये क्या करता है कि इमिटर से जो बेस में एब्जॉर्ब हो रहे थे ना, बेस को एब्जॉर्ब करने से पहले ही वो बेस वाले को भी खींच लेगा। मतलब क्या हो रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन बेस में एब्जॉर्ब हो रहे थे, बाकी इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर खींच रहा था। खींचने वाली वोल्टेज जब ज्यादा हो गई तो ऐसा हो गया कि जितने इलेक्ट्रॉन आए थे उसमें जो बेस में एब्जॉर्ब होते उनको भी वो बेस में एब्जॉर्ब करने से पहले खींच लेता था, इसीलिए करंट स्लाइटली इंक्रीज होती है। इसको अर्ली इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ऐसा अपने को बहुत मतलब नहीं है, अपने को सिंपली कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए ऐसा होता है। और आउटपुट में आउटपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा वी सी अपॉन आई सी, तो यहाँ से अपन आउटपुट रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं। ठीक है, दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये जो रीजन है जहां बेस करंट लगभग लगभग जीरो है, अगर बेस करंट जीरो होगा तो कलेक्टर करंट भी जीरो होगा। बेस करंट जीरो होने का क्या मतलब
क्या आपने इमिटर बेस जंक्शन की बायसिंग ही सही नहीं की है। बेस कलेक्टर जंक्शन का अगर आपने इमिटर बेस जंक्शन की बायसिंग सही नहीं की है तो बेस करंट नहीं होगी। बेस करंट नहीं होने का मतलब आपने इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस नहीं किया है ना, ये वाला रीजन। यहाँ पे जंक्शन फॉरवर्ड बायस ही नहीं हुआ तो बेस करंट ही नहीं है, बेस करंट ही नहीं है तो कलेक्टर करंट भी नहीं होगी। कोई डाउट किसी को? एक दो छोटी छोटी बातें और जान लेते हैं फिर लेक्चर खत्म करेंगे। ये कुछ टर्म्स है ना। ये करंट गेन लिखा हुआ है बीटा। बीटा क्या होता है? IC अपॉन IB, बट यहाँ मैंने इसको डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB लिखा है। इसको बहुत बार AC करंट गेन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? AC करंट गेन। AC का मतलब वेरिएशन की टर्म में कि वेरिएशन इन कलेक्टर करंट अपॉन वेरिएशन इन बेस करंट, इसको बोलते हैं AC करंट गेन, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। फिर एक होता है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन मतलब वेरिएशन इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज। क्या बोलते हैं? वेरिएशन इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज को बोलते हैं वोल्टेज गेन। गेन का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखना, वेरिएशन इन आउटपुट वोल्टेज को मैं लिख सकता हूं वेरिएशन इन आउटपुट करंट, मतलब कलेक्टर करंट इनटू आउटपुट वोल्टेज अपॉन वेरिएशन इन इनपुट करंट, मतलब बेस करंट इनटू इनपुट वोल्टेज, इनपुट रेजिस्टेंस। और आपको ये दिख रहा हो तो ये बीटा लिखा हुआ है, तो मैं AB को ऐसा लिख सकता हूँ वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस आउटपुट अपॉन, इसको रेजिस्टेंस गेन कहते तो नहीं है बट ये कुछ वैसी ही चीज है। ये आपको दिख रहा हो तो ओम्स लॉ टाइप का लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। बस ये सीधा गेन की टर्म है कि वोल्टेज इक्वल टू I इंटू R होता है, तो वोल्टेज गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। याद रखना आसान है ना? याद रखना आसान है ना? V इक्वल टू IR से वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। आगे चल के अभी तो यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, कि आपको पावर गेन मिलेगा। पावर गेन एम्पलीफायर में पावर गेन, ये क्या होगा? तो पावर क्या होता है? V इंटू आई, बस वही होता है वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। क्या होता है? पावर गेन वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो ये ऐसे याद रखना बहुत सिंपल है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है ट्रांस कंडक्टेंस। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट वोल्टेज। नाम से पता चलता है कंडक्टेंस मतलब करंट अपॉन वोल्टेज, और ट्रांस का मतलब एक साइड से दूसरे साइड का। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांस कंडक्टेंस, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ सी ट्रांजिस्टर में IC डेल्टा IC अपॉन डेल्टा V इनपुट, मतलब वेरिएशन इन आउटपुट करंट वर्सेस वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज, इनका रेशियो है ना। इसको कई बार दूसरी फॉर्म में चेंज करके लिख देते हैं। देखना क्या क्या लिख सकते हैं इसको। मैं इसको ना ऊपर नीचे बेस करंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। ये क्या बन गया? IC अपॉन IB। तो ये क्या बन गया? बीटा। और ये क्या बन गया? इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वाला, तो ये क्या बन गया अपना? इनपुट रेजिस्टेंस। क्या बन गया? इनपुट रेजिस्टेंस। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको आप ऊपर नीचे V आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दो। कभी कभी इस फॉर्म में पूछ लेते हैं इसलिए बता दे रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? वोल्टेज गेन। और ये क्या लिखा हुआ है? आउटपुट रेजिस्टेंस। ये क्या बन गया? AB वोल्टेज गेन अपॉन आउटपुट रेजिस्टेंस। बात समझ आती है? ट्रांस कंडक्टेंस होता तो ये है,
बट इसको इस फॉर्म में और इस फॉर्म में भी चेंज करके लिख सकते हैं कि करंट गेन अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस या वोल्टेज गेन अपॉन आउटपुट रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत किसी को? आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं।